हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट का बैंकिंग में क्या करियर है, यानी क्या फ्यूचर है। हम बात करने वाले हैं बैंक एएफओ की। एएफओ बोले तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या है, और आप जैसे एएफओ में जैसे ही एंट्री करते हैं, यानी जॉब ज्वाइन करते हैं, स्केल फर्स्ट में जाते हैं, और स्केल फर्स्ट से लेकर स्केल 6 तक का आप सफर कैसे तय कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह की स्ट्रेटेजी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि पहली बार में ही आप एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाए, पहली बार में एग्जाम को क्वालिफाई कर दे, है ना। तो इन सब चीजों का डिस्कस हम एक ही सेशन के साथ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लगातार कमेंट में कभी पैटर्न के बारे में बात करते हैं, कभी लास्ट कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कभी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। और क्वालिफिकेशन का तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा बैंक एएफओ के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, बैंक एएफओ के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी लाइफ स्टॉक के अंदर है तो भी चलेगा, यानी एग्रीकल्चर के किसी भी एलाइड सब्जेक्ट से, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कोई सा भी है, एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब है बैंक एएफओ के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट है, यानी बीएससी या बीटेक हैं, तो आप बैंक एएफओ के लिए एलिजिबल है। ये तो पहले ही पता है। उसके अलावा जो भी आपके मन में क्वेश्चन बनते होंगे, उन सब को हम इस एक ही सेशन के अंदर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैटर्न की। तो देखिए, आपको पता होगा बैंक एएफओ का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में पूरा होता है, 3 स्टेज में पूरा होता है। पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू का होता है। और इन तीनों ही एग्जाम में आपको बैलेंस के साथ चलना होता है, संतुलन के साथ चलना होता है। अगर आप बैलेंस के साथ चलोगे तो जाहिर सी बात है टिकोगे, है ना। टिकने का मतलब है कि आप क्वालिफाई होंगे, कहने का मतलब आप है सक्सेस होंगे। अगर आप बैलेंस के साथ नहीं चलते हैं तो आपके पास ढेरों आसपास एग्जाम्पल मिलेंगे। कोई प्री में रह जाता है, कोई मेंस में रह जाता है, कोई इंटरव्यू में रह जाता है। तीनों की अगर बराबर की स्ट्रेटजी लेके चलते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकता है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर रहे थे। तो पैटर्न में 3 स्टेज बताए मैंने, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री के बारे में आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, यानी जिसको आप मैथ बोल लेंगे, है ना। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 50, और एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा, आधे नंबर का रहेगा, यानी 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। ये इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर है ना। मतलब आपका जो प्री का एग्जाम है उसमें इंग्लिश का पार्ट है। बाकी 2 पार्ट जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में आते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो पार्ट है वो इंग्लिश में आएगा, स्वाभाविक है। तो इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, देखो प्री के एग्जाम में टोटल आपको 120 मिनट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने ज्यादा टाइम खपा लिया तो आप रीजनिंग में कम खपाओगे, नहीं, आपको फिक्स टाइम मिलेगा। कितना? 40 मिनट्स का। और 40 मिनट्स के अंदर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, उनको आपको अटेम्प्ट करना है, या जितने आपको आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन है उसमें से जितना आप करना चाहते हो। आज हम आपको प्रीवियस ईयर की, जो पिछले साल की कट ऑफ है वो भी बताएंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि कम से कम आपको इतना क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी आपके पास टाइम रहेगा इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, सॉरी 1 मार्क्स का रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 50। और रीजनिंग है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश के साथ कंफर्ट है वो इंग्लिश के साथ जाइए, जो हिंदी के साथ कंफर्ट है वो हिंदी के साथ जाइए। और जो रीजनिंग का सेशन है उसको भी आपको कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का। तीसरा सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी मैथ। इसके भी 50 क्वेश्चन, वही ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 1 सिंगल मार्क्स का होगा और 50 नंबर का होगा। और ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा। जिसके साथ कंफर्ट है उसके साथ जाइए। और इसको भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 140 मिनट्स का, यानी 140 मिनट का टाइम मिलेगा। तो प्री के एग्जाम के लिए आपके पास टोटल टाइम होगा 120 मिनट। 120 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 150, और जिनके मार्क्स रहेंगे 125।
और ये भी साथ में ध्यान में रखिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग हमेशा 1/4 की रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की। 1/4 का मतलब है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है ना, अगर आप इसको गलत करते हो तो आपके कटेंगे कितने? 0.25 कटेंगे। इसको 1/4 की मार्किंग बोलते हैं। अगर 1 मिल रहा है, सही करते 1 मिलता, तो गलत करते तो कितना मिलता? 0.25 माइनस में मिलता आपको, है ना, आप माइनस में चले जाते। और आप सही करते तो आपको क्या मिलता? प्लस में 1 नंबर मिलता। इसको 1/4 की मार्किंग कहा जाता है। प्री का रहेगा ये पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, और प्री का एग्जाम हर साल, आईबीपीएस प्री का जो एग्जाम होता है वो हर साल एंड ऑफ दिसंबर में होता है, यानी लगभग 27 से 30 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। लगभग शेड्यूल फिक्स होता है आईबीपीएस का। क्लियर है? अब अपने बात करें नेक्स्ट मेंस एग्जाम की। देखो मेंस में सिर्फ आपका आता है एग्रीकल्चर। मेंस में सिर्फ आपका एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके आएंगे 60। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का और टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 60। टोटल मार्क्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 60 मार्क्स का होता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है, हिंदी लैंग्वेज में भी आता है, जिसके साथ आप कंफर्ट है उसमें जाइए। और इन 60 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स। कितने टाइम मिलता है? 45 मिनट्स। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम मैंने बताया प्री, प्री में क्वालिफाई होना जरूरी है। कहने का मतलब जो मेरिट है वो आपको क्लियर करनी जरूरी है। जो मेरिट है यानी जो भी मेरिट बनती है या जो भी कट ऑफ बोल लेते हैं आप जिसको, जो कट ऑफ बनती है उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, प्री के एग्जाम फाइनल स्कोर में कभी नहीं जुड़ते हैं। मेंस के जुड़ेंगे, लेकिन प्री के फाइनल जो स्कोर कार्ड आपका बनेगा, जो आपके सिलेक्शन का आधार होता है, उसके अंदर प्री के मार्क्स है वो कभी भी नहीं जुड़ते हैं। लेकिन प्री की जो कट ऑफ होगी वो तो आपको एटलीस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्री का रोल कितना है? सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो भी कट ऑफ बनती है 125 नंबर का टोटल प्री का एग्जाम है, उसमें से जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। चाहे उससे आपके कितने भी नंबर ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्कोर कार्ड के अंदर। और आपकी जो कट ऑफ है, अगर आप उसमें 0.1 से रह गए तो रह गए, है ना, तो आपको कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। प्री का इतना रोल है। लेकिन मेंस जिसको अपने बोलते हैं, मेंस का एग्जाम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आती है, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल नंबर होते हैं 60। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आता है और 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो मेंस है इसका जो स्कोर होगा वो फाइनल स्कोर कार्ड जो बनेगा उसमें जुड़ेगा, यानी आप जितने ज्यादा नंबर लेके आओगे उतना ही फायदा मिलने वाला है। जितने ज्यादा आप नंबर लेके आओगे उतने ही आपको फायदा मिलने वाला है। अब जब स्टूडेंट फाइनल स्कोर कार्ड बनता है तो अपने को ध्यान देना, उसमें एक चीज यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूं। तो प्री का सिस्टम तो मैंने बता दिया, प्री का कट ऑफ जो बना वो आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस के लिए आप एलिजिबल है। मेंस में 60 क्वेश्चन का पेपर होगा, 45 मिनट मिलेंगे आपको और 60 नंबर का होगा। यहां भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। कितनी रहेगी? 1/4 की रहेगी। अब मेंस के बाद आपको अगला जो चरण पार करना होता है, अगली जो बाधा पार करनी होती है वो इंटरव्यू होता है। वो कौन सा होता है? इंटरव्यू। तो अगला क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। जब फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा तो ये 60 नंबर 80 नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो आप चाहे अभी से ये मान लो कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 80। क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड के अंदर 60 को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा, उसमें मेंस एग्जाम में से आपका वेटेज कितना रहेगा? 80 का रहेगा। 80 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा और 20 जो मार्क्स है उसका वेटेज किसका रहेगा? इंटरव्यू का। देखो, जब आप मेंस का एग्जाम दे देते हैं और मेंस की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू कॉल्स होता है। तब आपको इंटरव्यू कॉल्स होता है। तो यानी मेंस की जो कट ऑफ होगी उसको तो आपको क्वालिफाई करना है। और मेंस का फाइनल स्कोर कार्ड में, फाइनल स्कोर कार्ड में मेंस और इंटरव्यू दो ही रोल रखते हैं और नहीं, प्री का कोई रोल नहीं होता है। प्री सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मेंस का रोल कितना रहता है? 60 मार्क्स का। और इंटरव्यू का रोल कितना रहता है? 20 मार्क्स का रहता है।
इंटरव्यू का रोल है वो 20 मार्क्स का रहेगा। हालांकि यहां पे मैंने क्या लिखा था, 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, लेकिन इन 60 नंबर को फाइनल स्कोर कार्ड में कितने में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्लियर है स्टूडेंट। और मेंस को करने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा, 45 मिनट का। प्री का एग्जाम मैंने कहा एंड ऑफ दिसंबर में होता है, और मेंस का जो एग्जाम है वो हमेशा एंड ऑफ जनवरी में होता है। 27-28 जनवरी के आसपास मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, 27-28 जनवरी के आसपास आपका मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस की जो भी कट ऑफ रहेगी उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको मतलब क्या है, जनरली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, कहने का मतलब ये है ना। कॉल का मतलब फोन कॉल नहीं, आपका जो रिजल्ट है उसमें आप क्वालिफाई है तो आप इंटरव्यू के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो 80 मार्क्स जो है वो मेंस का रेशियो रहेगा, और 20 मार्क्स है वो किसका रहेगा, इंटरव्यू का रहने वाला है। और मेंस में मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही आता है। क्या आता है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही आता है। एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टोटल इंटरव्यू और उसके फाइनल स्कोर की भी बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चर देखो बीएससी बेस्ड एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट जो आपके बीएससी में सब्जेक्ट चलते हैं वहीं से क्वेश्चन। देखो एग्रीकल्चर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें करंट स्कीम है या कुछ करंट प्रोग्राम चल रहे हैं, या बैंकिंग का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करंट है, वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जनरल एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। एग्रोनॉमी से आते हैं क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस से आते हैं, सॉइल साइंस से, सीड टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, इवन पिछले पेपर में प्लांट फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन से, फिशरीज साइंस से, और उसके अलावा एपिकल्चर, सेरिकल्चर और लैक कल्चर। मोस्ट ऑफ जो पार्ट कवर होता है वो इन्हीं से होता है। हालांकि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है ना। कभी कभार हो सकता है ब्रीडिंग से ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है कभी कभी क्या है नेमेटो एंटोपैथो से ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वो तो आप एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में जब आप क्रॉप कवर करते हैं उनके साथ ही कवर हो जाता है। बाकी बहुत ज्यादा डेप्थ में एंटोपैथो नेमेटो नहीं आता है, न ही प्लांट ब्रीडिंग आता है। स्टेटिस्टिक का अभी तक कोई विशेष एएफओ में क्वेश्चन देखा नहीं गया है। तो मेनली जो आपका मेंस होता है वो इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर से होता है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, मेंस का वेटेज कितना रहेगा, 80। अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं, और टोटल होते हैं 100 मार्क्स। यानी जो फाइनल सिलेक्शन होना होता है वो कितने में से होना होता है, 100 के अंदर से होना होता है, 100 में से होना होता है। पहले मैं पैटर्न की बात कर रहा था ना, फिर हम स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, कट ऑफ क्या रहती है। पहले तो आप लोगों ने क्या कहा कि प्री के अंदर 125 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसकी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ बहुत कम रहती है। अब आप सोचेंगे फिर तो इसको कोई भी क्वालिफाई कर जाता होगा। हाँ, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन जो मेहनत करता है सिर्फ वो करता है ना। पेपर काफी टफ होता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि टाइम कम होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, इसलिए मेरिट कम रहती है। आपको प्रयास करना पड़ता है तभी सिलेक्शन होता है। इतना नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, थोड़े बहुत पढ़ लिए, सिलेक्शन हो जाएगा। खुश रह के बढ़िया मेहनत करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, नेगेटिव साइड रहते हैं, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और आप खुश तो बहुत रहते हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते तो सिलेक्शन नहीं होता। दोनों का मिलन जब हो जाएगा ना, तभी जाके सिलेक्शन होता है। देखिए जनरल की जो 125 में से मेरिट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहा हूं। कट ऑफ बहुत कम जाती है। 125 में से कट ऑफ क्या है, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की लगभग एक जैसी मेरिट रही है। पिछली बार 21.25। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लेके चले कि जो प्री की कट ऑफ है वो 21.25 रही है। आप 25 का आइडिया ले लीजिए, 27 का ले लीजिए, बस कट ऑफ यही रहती है प्री के लिए। प्री की कट ऑफ यही होती है, और इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में जो, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि टोटल आपको इतने मार्क्स चाहिए, हो सकता है टोटल आपके 50 हो, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ आपने क्लियर नहीं की है तो आप रह जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट की सेपरेट कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है, यानी तीनों ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, इतने कम मार्क्स चाहिए तो अपने मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, तीनों की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी आपको। इंग्लिश की भी करनी पड़ेगी, रीजनिंग की भी करनी पड़ेगी, और मैथ की भी करनी पड़ेगी। तीनों की करोगे तो क्वालिफाई होंगे, नहीं तो नहीं क्वालिफाई। यानी कोई सा भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते, तीनों को आपको लेके चलना ही पड़ेगा। अब हम बात करें मेंस की। मेंस में से 60 मार्क्स में से अगर हम बात करें, 60 में से, 60 में से
बाद में ये जब फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा तब तो 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कट ऑफ 60 में से बता रहा हूं। 60 में से आप 27, देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का तो जो पिछला कट ऑफ, जस्ट पिछला कट ऑफ बता रहा हूं, तो ये कट ऑफ था 27.75 का। कितना था? 27.75 का कट ऑफ था। तो इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब एक जो वास्तविक चीज है वो बताता हूं। देखो प्री में तो आपको क्वालिफाई करना है, प्री का प्रभाव आगे के एग्जाम पे नहीं पड़ने वाला है फिर अगर आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेंस का तो पड़ेगा। जो कट ऑफ है उससे आप अगर 8 से 10 मार्क्स ज्यादा लेके चलते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस। जो आपकी कट ऑफ है उससे ये मान के चलिए अगर आप 10 मार्क्स ज्यादा लेके चलते हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। अगर आपके 27.75 है तो ये समझ लो कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इंटरव्यू कॉल है, हो भी सकता है, लेकिन अगर आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चले तो फिर इंटरव्यू में 20 में से 7-8 मार्क्स भी आपको दिए गए, 7-8 नंबर दिए गए तो भी आप क्या है फाइनल सिलेक्शन करवा जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप 8 से 10 नंबर जो फाइनल मेंस की कट ऑफ है उससे ज्यादा लेके चले तो आप सेफ जोन में, नहीं तो सेफ जोन में नहीं है। और एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 23.75 थी पिछली, जस्ट है ना, जो 2021-22 के लिए थी। अब हम बात करते हैं फाइनल। अब देखो स्टूडेंट, जो 60 वाला था वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? 80 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और 20 इंटरव्यू के टोटल मार्क्स आपके कितने बना दिए जाते हैं? 100 में से। 100 में से फिर फाइनल कट ऑफ क्या गई है? देखो जनरल की कितनी गई है? 63.87। ओबीसी की कितनी गई है? 63.47। ईडब्ल्यूएस की 62 गई है। एससी की 56.67 गई है और एसटी की 53 गई है। तो ये जनरली क्या है, कट ऑफ है वो फाइनल जाती है। तो ये मान के चलिए कि आपको 65-70 तो लेके आने चाहिए, तो आपको बैंक भी अच्छा मिलेगा। कट ऑफ के अनुसार ही, जाहिर सी बात है, प्रीफरेंस मिलने वाली होती है बैंक की। तो ये रहता है यहां पे एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका प्री बहुत अच्छा है लेकिन मेंस में रह गए, है ना। मेंस बहुत अच्छा है लेकिन मेंस एग्जाम देने लायक ही नहीं रहे क्योंकि प्री में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। प्री में और मेंस में करवा के फिर इंटरव्यू में रह गए। तो तीनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जनरली कई बार प्री क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेंस में रह जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा एग्रीकल्चर स्ट्रांग है, लेकिन वो प्री में रह जाता है। अब पता नहीं स्ट्रांग होता है या नहीं होता है, लेकिन बोलता है कि मेरा मेंस तो स्ट्रांग था, मैं तो प्री में ही रह जाता हूं। तो उसका प्रूफ तो होता नहीं क्योंकि मेंस का एग्जाम तो देता नहीं, पता नहीं लगता उसका स्ट्रांग है या नहीं है। वो तो खुद को आपको जवाब देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। तीसरा फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू में रह जाते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं मैंने पहले तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि आप मेंस में एटलीस्ट 10 मार्क्स है वो प्लस लेके चलिए, तो आपके इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 नंबर दे देंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट में इंटरव्यू की प्लान तो हम लास्ट में कर लेंगे, मेंस एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू का प्लान कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ में बताता हूं, अगर आप दिसंबर तक प्री में ही पूरा जोर लगाते हैं, दिसंबर तक प्री में, तो आपको टाइम मिलता है मेंस के लिए 1 महीने में, और 1 महीना और 1 महीने में मेंस क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, आप अपने दिन के समय को 2 पार्ट में बांट लीजिए, है ना। आधा समय प्री को देते हुए चलिए और आधा समय है वो मेंस को देखकर चलिए। एग्रीकल्चर वाला बच्चा होता है वो कहता है कि यार मैं तो एग्रीकल्चर का हूं, मेंस तो निकाल लूंगा। अरे तो भाई बाकी जो AFO में बैठ रहे हैं वो कौन से दूसरे सब्जेक्ट के हैं? वो भी तो एग्रीकल्चर के हैं कहीं ना कहीं। आपके कंपटीटर भी एग्रीकल्चर के ही है। ये मत सोचिए कि मैं एग्रीकल्चर का हूं, मेरे लिए एग्रीकल्चर मुश्किल नहीं है, एग्रीकल्चर तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपके इस सेक्टर के जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है वो भी एग्रीकल्चर के, उनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको दोनों को बैलेंस में लेके चलना है, दोनों को बैलेंस में लेके चलना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग कहते हैं मेंस ही सब कुछ है, कुछ कहते हैं प्री ही सब कुछ है, ये आपकी गलत फहमी है। तो आपको दोनों को बैलेंस, क्योंकि प्री क्वालिफाई नहीं किया तो फिर जाहिर सी बात है मेंस का कोई मतलब ही नहीं बचने वाला है। हाँ, अगर आप प्री के अंदर पहले से स्ट्रांग है, पहले भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप प्री को समय कम दे सकते हैं और मेंस को समय है वो ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किया प्री को, तो प्री और मेंस को दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए चलिए। मैं कहता हूं रुकोगे ही नहीं आप, है ना। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। अब बात आती है इंटरव्यू की।
देखिए वैसे तो इंटरव्यू क्या है, नॉलेज के लिए तो आपका प्री का और मेंस का एग्जाम हो गया है, नॉलेज के लिए तो प्री और मेंस का एग्जाम हो गया, इंटरव्यू फिर किस लिए है? इंटरव्यू आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का मतलब आप बॉडी बिल्डर हैं, गोरे हैं, लंबे चौड़े, इस बात से कोई मतलब नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आपके जो एटीट्यूड है वो कैसा है ना, आपके जेस्टर है वो कैसे है, मतलब हम इंसानों के लायक है या नहीं है, एक तो ये चीज होती है। दूसरा क्या है, ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, यानी जो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से अपने आइडिया एक्सचेंज करने की जो क्षमता है, कला है, वो कैसी है। तो ये दो ही चीज चेक होती है। तो हमें क्या है, ये चीज इंप्रूव करने के लिए विशेष कोचिंग की नीड नहीं होती है, ये एक इनट प्रॉपर्टी होती है अपने आप में। तो लोगों से जो आप बातचीत करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को सिखाते हैं, उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ता है। कभी भी आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, कभी भी कुछ लोगों के सामने कुछ रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो आप चूकिए मत। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए लगभग समझ लो प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर भी आप स्टूडेंट है, अब प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि इन चीजों के लिए हमें समय नहीं मिलता है, तो मेंस के बाद आप कुछ दिन की प्रैक्टिस के लिए कोई भी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही ज्वाइन करिए, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है कि आपको एटीट्यूड कैसे रखना है, किस तरह से इंटरव्यू देखना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्या आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी के वाइब्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है, या जनरली जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीजें होती है। तो इंटरव्यू में ज्यादा नॉलेज चेक नहीं किया जाता, हल्का फुल्का बैंकिंग का जो आप एक दो दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंटरव्यू में हमेशा वो ही चीज पूछी जाती है जो आपको आती है या आपको आ सकती थी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने थे, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। जैसे इंटरव्यू वाले पूछ लेते हैं कि आपके यहां कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, आपके यहां इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा चलता है, यानी आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उससे संबंधित जो भी कृषि क्रियाएं हैं, जो भी कल्चर की चीजें हैं, तो उनके बारे में आपकी एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और उस ऑब्जर्वेशन को आप सही सही रिप्रेजेंट कर पाए। उसमें कोई मसाला लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मसाला लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको सही सही रिप्रेजेंट करके, वो आपका कम्युनिकेशन देख रहे हैं। और आपको पता है इंसान को सबसे ज्यादा कोई बात बोलने में कब कॉन्फिडेंस आता है, जब वो सच बोलता है, तब उसके पास सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और उसका कोई दो राय नहीं है। झूठ बोलना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, उसके लिए कॉन्फिडेंस जुटाना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए कभी भी कॉन्फिडेंस जुटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सच है, उसको किसी तरह को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जहां भी रहते हैं उससे संबंधित जो भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस है उनको ध्यान रखिए, और ज्यादातर वही पूछा जाता है, और कुछ बैंकिंग की पूछी जाती है जो आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बारे में आप मेंस के बाद में भी सोच सकते हैं। तो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले प्री और मेंस उन दोनों को संतुलित लेते हुए चलिए, संतुलित लेते हुए चलिए, बैलेंस लेते हुए चलिए। अगर स्टूडेंट कोई ये कहता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो बैंक एएफओ का एग्जाम है उसमें एग्रीकल्चर में सिर्फ ये सब्जेक्ट आते हैं, बाकी ये सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बैंक एएफओ में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और 60 क्वेश्चन में से अगर आपने पूरा साल है आपके पास, सब एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मैं कहता हूं 60 में से 50 करने की आपके पास क्षमता है। कट ऑफ तो कितनी है, 27 की है, लेकिन 50 करने की जो कैपेसिटी है वो तब होगी जब जो जनरल एग्रीकल्चर कंपटीशन में जितने सब्जेक्ट होते हैं उनको लेके चले। जनरली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट है उनको छोड़ देता है, जैसे स्टैटिस्टिक को तो छोड़ता ही है, वो कहता है इससे क्वेश्चन आता है नहीं, तो आप पढ़िए ना, उसको आ भी तो सकता है। पिछले साल पहले बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहते थे, कि लोग कहते बायोटेक्नोलॉजी से कभी एफओ में क्वेश्चन नहीं आता। दूसरा कहते फिजियोलॉजी में आज तक नहीं आया, पिछले एग्जाम में फिजियोलॉजी से भी आया, बायोटेक्नोलॉजी से भी आया है। तो कोई सब्जेक्ट छोड़िए मत, सबको प्रिपेयर करके रखिए। हालांकि नो डाउट ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर डीपली क्वेश्चन एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सारे सब्जेक्ट आपके टच होने चाहिए, फिर ये 27 आपके लिए कुछ नहीं, आप 40 प्लस निकल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यहां पे क्यों अटकता है, क्योंकि वो जनरली जो मार्केट में अफवाहें चल रही है उसी के तौर पे वो पढ़ता है, इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ता रहता है, जो आ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ता रहता है, इस वजह से वो 27, 28, 30 पे अटक जाता है। मैं कहता हूं सारे सब्जेक्ट आपको बैलेंस, जीवन में बैलेंस बहुत मैटर करता है, और जिसका बैलेंस बेहतरीन है वो कभी नहीं गिरता है, और जिसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है वही गिरता है। अगर आप बीएससी लेवल के कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें सभी सब्जेक्ट को आपने बैलेंस से प्रिपेयर नहीं किया, तो आप लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे। और एक स्टूडेंट में बुरी आदत ये होती है कि मेरा स्टैटिस्टिक कमजोर है, मेरा ब्रीडिंग कमजोर है,
मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, बाकी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो पहले से वो तुम्हें आ रहे हैं इसलिए तुम उनको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनको सीखना ही तो स्ट्रॉन्ग करना होता है। जो पहले से आ रहे हैं उसको क्या स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप? क्वेश्चन यहां से चार चार डाल दिए तब तब आप क्या करोगे? मुश्किल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो सारे के सारे सब्जेक्ट बैलेंस के साथ चलने चाहिए। मैंने ये देखा है स्टूडेंट 1 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है, 3 3 4 4 साल। अरे भाई बैंक केएफओ की पोस्ट है, आपको टाटा नहीं बनना है कि आप 4 साल लगा दें, है ना? आपको एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट नहीं करनी है कि 4 साल आपने बैंक की प्रिपरेशन की है, 5 साल बैंक की प्रिपरेशन की है। स्टूडेंट करता है, बहुत सारे एग्जांपल है आपके आसपास। मैं कहता हूं बैंक एक ही साल की प्रिपरेशन और एक ही साल में अपने को क्वालिफाई करना होता है। तो इसके लिए सबसे जो मेन रोल रहता है, वो अहम रोल रहता है, वो बैलेंस का रोल रहता है। अगर आप बैलेंस के साथ नहीं चलेंगे तो आप 4 4 5 5 साल लगा देंगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये मत देखिए कि बैंक केएफओ है, बैंक केएफओ बन गए तो इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सफलता आपने ले ली है। बैंक एएफओ आपका एक चरण है और उसको पार करना है। उसके लिए 4 साल हमारे लिए नहीं है, हमारे पास एक ही साल है और उसी के अंदर अपने को क्वालिफाई करना होता है। और आप में क्षमता है यहाँ की, आप कर सकते हो, लेकिन जीवन में क्या जरूरी है? बैलेंस जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आप बैंकिंग में जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पर करियर क्या है? देखिए, अगर आप बैंक एएफओ बनते हैं तो आप स्केल फर्स्ट में जाते हैं। और स्केल फर्स्ट का जो मतलब देखो, हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आदमी जो काम करता है उसको वो काम तो पसंद होता ही नहीं। आप बैंक में एएफओ लग जाओगे, अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, तब ये सोच रहे हो बस कैसे भी करके लग जाएं यार, लग जाएं तो बस दुनिया जीत लेंगे। अभी आपकी सोच ये है और अच्छी बात है, ये सोच है तभी तो आप लगोगे। लेकिन लगने के बाद कुछ दिन, 6 महीने 4 महीने काम करोगे, 9 से 5 जाओगे, फिर आपको लगेगा यार बैंक की जॉब बहुत बेकार है, कहां फंस गए। पूरे जिंदगी ये गीत गाते रहोगे लेकिन जॉब करते रहोगे आप, है ना? तो मतलब हमारे यहां प्रॉब्लम है कि हमें जो काम पसंद है, सॉरी, जो हम काम कर रहे हैं वो हमें पसंद ही नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं वो हमें पसंद ही नहीं होता, हम उससे उब चुके होते हैं, लेकिन करते तो है ना? उब चुके होते हैं, करते तो है। पंचायत आजकल वो वेब सीरीज है, उसमें डायलॉग है ना, बोले आप क्या करते हो? बोले मैं पंचायत सचिव हूं। आपको अपना काम पसंद है? बोले नहीं। तो फिर आप भी तो नाच ही रहे, है ना? एक नचनिया जो एक डांस गर्ल होती है, वो एक पंचायत सचिव को बोलती है ना? पंचायत सचिव पहले उसको कहता है कि आप क्या, आप नाचते हो, आपको नहीं नाचना चाहिए, है ना? मतलब ये काम अच्छा नहीं है। तो वो उससे सामने से पूछती है आप क्या करते हो? बोले मैं पंचायत सचिव हूँ। बोले आपको आपका काम पसंद है? बोले नहीं है। तो बोले आप भी तो नाच रही हो, मैं भी नाच रही हूँ, है ना? तो हम जो काम करते हैं हमें पसंद ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसका तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि काम वो करिए जो पसंद है, मजा आएगा, और मजा आएगा तो पैसा भी आएगा, है ना? देखो, हमेशा मस्त रहा करो, मस्ती में रहा करो। अगर मस्ती नहीं है तो उस मस्ती को खोज लो कहीं से भी। और वो कब होगा? जब आप अपना पसंदीदा काम करोगे। बिना पसंद का काम करोगे तो पूरी उम्र रो गई, मतलब लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी फैलाओगे। आप देख लो, 100 जॉब करने वाले लोग जो हैं या 100 बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके पास बैठो, यार आपका काम कैसे? बोले यार हमारे वाला तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही परेशान। आप वाला ठीक है, आप दूसरे वाला ठीक लगता है ना? दूसरे वाला जो है ना वो ठीक लगता है, लेकिन अपने वाला ठीक नहीं लगता है। लेकिन वो अपनी अपनी है, वो एक, हम सब्जेक्ट से अलग चले जाएंगे। काम वो करो जो तुम्हें पसंद है, मजा आएगा, मजा आएगा तो पैसा भी आएगा। लेकिन फिर भी आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एएफओ के थ्रू स्केल फर्स्ट में जाएंगे। किसमें जाएंगे? स्केल फर्स्ट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले इंटर करते ही। जब आप स्केल फर्स्ट में जाएंगे तो आपको केस इन हैंड है वो 40 से 45 हजार रुपए के बीच में मिलेंगे। 40 से 45 हजार रुपए के बीच में आपको केस इन हैंड मिलेंगे 2 साल तक, है ना? इतना ही नहीं, 7,500 रुपए आपको एचआर मिलेगा, है ना? हाउस अलाउंसेज मिलेगा आपको, यानी घर में रहने का जो रेंट मिलना है वो मिलेगा आपको 7,500 रुपए। उसके अलावा अलग अलग बैंक अपने हिसाब से 35 से 50 लीटर पेट्रोल है वो महीने का देते हैं। 35 से 50 लीटर तेल का मतलब हो गया 4,000 से 5,000, 5,500 का आपको पेट्रोल का अलाउंसेज मिल जाता है। चाहे आप पेट्रोल डलवाइए, चाहे आप पैसे लीजिए। उसके अलावा न्यूज़पेपर का अनाउंसेज मिल जाता है। हर साल हाउस मेंटेनेंस का अनाउंसेज मिल जाता है। और 2 साल जैसे ही प्रोविजन पूरा हो जाएगा तो लगभग 1,30,000 या इससे भी ज्यादा पैसा आपको फर्नीचर का भी मिल जाता है। तो बैंक में बहुत सारे अनाउंसेज होते हैं। उसके अलावा एक इंटरटेनमेंट का भी अनाउंसेज मिलता है, वो मंथली 1,000 रुपए मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे अनाउंसेज मिल जाते हैं, तो आप लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। 2 साल बाद आपका इसमें इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप फास्ट ट्रैक में आ जाते हैं तो आपके प्रमोशन है वो भी फटाफट
स्केल 2 में, स्केल 3 के अंदर, इस तरह से आगे स्केल 6 तक तो बहुत नॉर्मल है कि आप एक तरह से प्रमोशन के थ्रू आप अपनी ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका स्केल बढ़ता जाएगा वैसे ही आपके अनाउंसेस, आपकी अथॉरिटीज और आपकी जो इनकम है वो क्या है, बढ़ती जाती है। यानी बैंक एक अच्छी लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पसंद है तो आपको जाना चाहिए, अगर आपको पसंद है तो आपको जाना चाहिए, है ना। देखिए, अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि यहां पर करियर क्या है आपका, यानी अच्छा पैकेज है, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बेहतरीन जीवन है वो जी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको प्रिपरेशन कब से कर देना चाहिए? जिस दिन आपको लगे कि हाँ मुझे बैंक में जाना है उसी दिन से कर देना चाहिए। कोई जनवरी से कर रहा है, कोई फरवरी से कर रहा है, कोई मार्च से कर रहा है, कोई अप्रैल से कर रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम बात करें तो आज हम जून के टाइम में बैठे हैं और एग्जाम दिसंबर जनवरी में। मैं कहता हूं आप जुलाई से भी स्टार्ट करते हैं, अगस्त से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन से स्टार्ट करते हैं उस दिन से बेहतरीन स्टार्ट करते हैं और बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, आपके दिमाग से कुछ भी बड़ा नहीं है, आप ही सबसे बड़े हैं और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्षमताएं हैं वो आपके अंदर ही होती है। तो स्टूडेंट, रियल बैंकिंग के एक्सपीरियंस के लिए, है ना, एक ही बार के प्रिपरेशन में सिलेक्शन करवाने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपके लिए नया बैंकिंग का जो बैच है वो अनाउंस कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरे का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके अलावा डिस्कशन सेशन भी मिलेगा और इस बैच का प्राइस है वो 12,000 रुपए है। और जो स्टडी मटेरियल होगा वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जाने वाला है, बाय पोस्ट है वो आपके एड्रेस पे, आपके पते पर है वो जाने वाला है। ठीक है, इस बैच को आप एक्सेस करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.onlineagriculture.org या फिर आप एप्लीकेशन हमारा जो है ऑनलाइन एग्रीकल्चर वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है ये 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा? आपकी सफलता तक चलेगा, है ना। कहने का मतलब टिल एग्जाम तक चलेगा, टिल इंटरव्यू तक। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही शामिल है। मैं कहता हूं ये बैच कब तक चलेगा? टिल आपके एएफओ बनने तक चलने वाला है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।